हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे महासागरीय जल की गतियों के बारे में। तो महासागरीय जल की गतियाँ, तो चलिए सामान्य परिचय शुरू करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के बारे में सामान्य परिचय कि महासागरीय जल कभी भी स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि इस पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है और इसका संचरण, महासागरीय जल का जो संचरण या गतिशीलता है वो एक जटिल परिघटना है जिसे नियंत्रित एवं प्रभावित करने वाले कारकों में विविधता पाई जाती है। अर्थात बहुत से ऐसे कारक हैं जो महासागरीय जल के संचलन को प्रभावित करते हैं। वायु द्वारा महासागरीय जल के घर्षण तथा चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति और महासागरीय जल के घनत्व और तापमान में भिन्नता आदि अनेक कारणों से महासागरीय जल गतिशील होता है, महासागरीय जल में संचरण उत्पन्न होता है। तो इसी को महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के रूप में जाना जाता है। और महासागरीय जल की मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं और वो नीचे लिखी हुई हैं। 3 प्रकार की गतियाँ, एक तो लहरें या तरंगें, दूसरा महासागरीय धाराएं और तीसरा है ज्वार भाटा। तो हम एक एक करके जो है यहाँ इन महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम महासागरीय जल की जो पहली गति बताई वो है महासागरीय तरंगें या लहरें। तो चलिए महासागरीय लहरों या तरंगों के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। तो लहरें महासागरीय सतह का विक्षोभ है, अर्थात महासागर की सतह पर उठने वाली जो लहर या तरंग वो सतह के विक्षोभ को प्रदर्शित करती हैं। और लहरें महासागरीय सतह की दोलायमान गति होती है। दोलायमान का मतलब ऊपर नीचे होने वाली गति होती है और इसमें जल के स्तर का ऊंचा या नीचा होना शामिल रहता है। अर्थात इस महासागरीय लहरों में सतह का जो जल है वो ऊपर नीचे की ओर दोलायमान रूप से गतिशील होता है, परंतु वह अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता। अर्थात महासागरीय जल की जो तरंगें हैं वो तरंगों में जल ऊपर नीचे होता है, दोलायमान रूप से वो गतिशील रहता है, लेकिन उसमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचता है। और देखने में ऐसा लगता है जैसे तरंगें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वास्तव में तरंगों का जल ऊपर नीचे वृत्ताकार रूप में ही गतिशील रहता है। और इसको हम समझने के लिए यदि महासागरीय लहरों में यदि हम कोई भी तैरने वाली वस्तु जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा वगैरह यदि हम फेंकें तो हम देखेंगे कि वो लहरों के साथ साथ लकड़ी का टुकड़ा ऊपर नीचे की ओर होता रहता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि महासागरीय लहरों में ऊपर नीचे की ओर गतिशीलता होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसमें कोई गति या कोई स्थान का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय तरंगों की संरचना की। महासागरीय तरंग के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला है तरंग सुरंग या तरंग शिखर। तो जो महासागरीय तरंग है उस महासागरीय तरंग का ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसे तरंग का शिखर या तरंग शीर्ष या सुरंग के नाम से जाना जाता है और ये किसी तरंग का सबसे ऊंचा भाग होता है। दूसरा तरंग का जो हिस्सा है या तरंग का दूसरा जो भाग है वो है तरंग गर्त। और तरंग का नीचे की ओर अवतलित जो भाग है या तरंग का नीचे की ओर धंसा हुआ जो भाग है वो तरंग गर्त के नाम से जाना जाता है और यह किसी तरंग का सबसे नीचा हिस्सा होता है, सबसे नीचा भाग होता है। और तीसरा है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य क्या है इसके बारे में हम जाने, नाम से स्पष्ट है तरंग की दीर्घता अर्थात तरंग की लंबाई। तो यहाँ तरंग दैर्घ्य का मतलब तरंग की लंबाई से है और इसको किन्हीं 2 क्रमिक तरंग शिखरों या 2 क्रमिक तरंग गर्तों के मध्य की जो दूरी है वो तरंग दैर्घ्य के नाम से जानी जाती है या तरंग की लंबाई के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये तरंग की संरचना है। अब हम बात करते हैं तरंग की गति की, कि जो महासागरीय जल की जो तरंगें हैं उनकी गति कैसे ज्ञात करते हैं और गति का मतलब क्या है।
तो महासागरीय तरंग की जो गति है वो तरंग दैर्घ्य तथा तरंग आवर्त काल से संबंधित होती है, अर्थात तरंग की लंबाई कितनी है और तरंग का आवर्त काल अर्थात एक तरंग को गुजरने में लगा हुआ वक्त। तरंग आवर्त काल का मतलब क्या है? किसी बिंदु से एक तरंग को गुजरने में लगा हुआ जो समय है वो तरंग का आवर्त काल कहलाता है। और तरंग दैर्घ्य और तरंग आवर्त काल के अनुपात को ही तरंग की गति कहा जाता है। और इसको हम यदि सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो नीचे लिखा हुआ है, तरंग की गति बराबर तरंग दैर्घ्य बटे तरंग का आवर्तकाल। अर्थात तरंग की लंबाई में यदि तरंग के आवर्तकाल का भाग दे दें तो इससे तरंग की गति मालूम पड़ जाती है कि महासागरों में जो लहरें या तरंगे हैं वो किस गति से दोलायमान हैं, किस गति से अग्रसर हैं। अब हम बात करते हैं तरंग बनने के कारण की। तो तरंग का निर्माण और इसका आकार व शक्ति 3 कारकों पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। अर्थात तरंग का बनना और तरंग का आकार कितना है और तरंग कितनी शक्तिशाली है, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। 3 कारक हैं जो तरंग निर्माण को प्रभावित करते हैं और वो 3 कारकों में पहला है पवन की गति, क्योंकि तरंगों का निर्माण मुख्य रूप से पवन के घर्षण के कारण होता है। तरंग बनने के पीछे सबसे प्रमुख जो कारण है वो पवन के द्वारा महासागरीय सतह पर होने वाला घर्षण है। तो इस प्रकार से तरंग निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो पवन की गति है। यदि पवन तेज गति की होगी तो अपेक्षाकृत अधिक ऊंची और शक्तिशाली तरंगें उठेंगी, और यदि पवन की गति धीमी है तो तुलनात्मक रूप से लहरें भी कम ऊंची और कम शक्तिशाली होंगी। दूसरा कारक है तरंग के निर्माण और इसकी शक्ति और आकार को प्रभावित करने वाला कि पवन के चलने की अवधि, कि पवन कितने समय के लिए लगातार चल रही है, पवन कितनी अवधि से चल रही है। तो ये भी जो है तरंग के निर्माण और उनकी आकार को प्रभावित करता है। और तीसरा है पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी, अर्थात पवन के मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो और बिना बाधा या रुकावट के पवन कितनी दूरी तक लगातार प्रवाहित हो रही है। क्योंकि यदि पवन के मार्ग में रुकावट आती है, पवन के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित होती है, तो पवन के द्वारा पड़ने वाला जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है और विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाता है। इसीलिए पवन कितनी लंबी दूरी निर्विघ्न या बिना बाधा के तय करती है, ये भी पवन के द्वारा लगने वाले घर्षण बल को प्रभावित करता है। फलस्वरूप महासागरों में तरंगों का निर्माण और तरंगों की शक्ति और आकार इससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये तरंग बनने के कारण थे। अब हम बात करते हैं यहाँ तरंग के प्रकार की। तो तरंगें, महासागरों में जो तरंगें उठती हैं उनके आकार प्रकार के आधार पर और उनकी प्रवृत्ति के आधार पर तरंगों को प्रमुख रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 3 तरह की तरंगें महासागरों में देखने को मिलती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और पवन द्वारा उत्पन्न ये 3 तरंगें इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला है सी तरंग, जिसको सी के नाम से जानते हैं। और वो कैसी होती है कि जब महासागर में या सागर में विभिन्न तरंग दैर्घ्य और दिशाओं वाली तरंगें एक साथ उत्पन्न होती हैं, अर्थात अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें, अलग अलग लंबाई वाली तरंगें और विभिन्न अलग अलग दिशाओं से उत्पन्न होने वाली, अलग अलग दिशाओं की ओर गमन करने वाली जो तरंगें हैं, जब एक साथ महासागर में उत्पन्न होती हैं तो महासागर में अनियमित तरंग प्रारूप बन जाता है। और इस प्रकार के अनियमित प्रारूप वाली जो तरंगें हैं उन्हीं को सी के नाम से जानते हैं या सी उनको कहा जाता है। दूसरी है स्वेल। और स्वेल क्या है? तो जब तरंगें उन पवनों के प्रभाव क्षेत्र से दूर चली जाती हैं जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है, अर्थात पवन का निर्माण करने वाली जो पवनें हैं उन पवनों के प्रभाव क्षेत्र से दूर तक जब तरंगें पहुंच जाती हैं तो वो तरंगें एक समान ऊंचाई और आवर्त काल के साथ नियमित रूप धारण कर लेती हैं। क्योंकि तरंग अपने उत्पत्ति स्थान से निरंतर अग्रसर होती है, तरंग आगे बढ़ती है। हालांकि जल स्थिर रहता है, जल वहीं की वहीं वृत्ताकार गति करता है, लेकिन तरंग आगे बढ़ती है। तो जब तरंगें अपने उत्पत्ति वाली पवनों के प्रभाव क्षेत्र से दूर पहुंच जाती हैं तो अब पवनों के घर्षण बल का प्रभाव नहीं होता। तो इस वजह से जो तरंग प्रारूप बनता है वो पूरी तरह से समान ऊंचाई और समान आवर्तकाल वाली तरंगों का प्रारूप महासागर में उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के नियमित और समान ऊंचाई वाले
तरंग प्रारूप को ही स्वेल या महातरंग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है सर्फ। तो जब तरंगें समुद्री तट के निकट पहुंचती हैं तो तट के निकट चूंकि सागर की गहराई लगातार कम होती चली जाती है और सागर के जल की गहराई कम होने से तरंग का जो ऊंचाई है वो निरंतर बढ़ती चली जाती है और तरंग का दैर्घ्य लगातार कम होता चला जाता है, क्योंकि तली के साथ तरंग का घर्षण होता है और तली के घर्षण के कारण तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला जाता है और तरंग की ऊंचाई उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। तो जब तट के नज़दीक तरंगें पहुंचती हैं तो वो काफ़ी अधिक ऊंची हो जाती हैं और अधिक ऊंचाई होने के कारण वो तरंगें तट के निकट टूटने लगती हैं और टूट करके उनका जल ऊंचाई से अनियमित रूप से नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रकार तट के नज़दीक इन टूटती हुई तरंगों को ही सर्फ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है महासागरों में उत्पन्न होने वाली ये 3 तरह के तरंग प्रारूप हैं, सी, स्वेल और सर्फ। तो इस प्रकार से ये महासागरीय जल की गतियों का पहले प्रकार की गति के बारे में हमने अध्ययन किया, जो कि महासागरीय तरंग या लहरों के रूप में होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।